क्लास 6 में हमने देखा था कि कैसे एनिशिएंट हिस्ट्री में लोग रहते थे, किस तरह का सोसाइटी था, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता था। लेकिन अब हम क्लास 6 से क्लास 7 में आ चुके हैं। हाँ, एक दिन में क्लास 6 से क्लास 7 आ गए। पहले यार 1 साल लग जाते थे, अब सिर्फ एक दिन में सोचो कि क्लास 6 से क्लास 7 आ गए। तो खैर, हमने क्लास 6 में एनिशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ा कि एनिशिएंट इंडिया में किस तरह की चीजें होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे और आम लोगों के जिंदगी में। ओके, अब ये जो क्लास 7 है ना, ये आपका मिडाइवल हिस्ट्री का समरी देगा। तो जब भी देखो, एक बात बताते हैं, क्लास 6 में एनिशिएंट इंडिया पढ़ लिया तो अब क्या एनिशिएंट इंडिया नहीं पढ़ना होगा? पढ़ना होगा भाई। वो बस समरी था, एक हिंट था, उसको डिटेल में तो पढ़ना ही होगा। इसीलिए मुझे उतना इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था, क्योंकि यार इतना छोटा छोटा किसी भी अशोका एम्पायर के बारे में सिर्फ 2 लाइन में दे दिया हुआ है, तो इसीलिए उतना इंटरेस्टिंग नहीं था। लेकिन ये जो क्लास 7 है, इसी तरह से इसमें पूरा मिडाइवल हिस्ट्री का आपको एक क्रक्स दिया जाएगा, ताकि अगर आप इस क्लास 7 को पढ़ लेंगे तो आपका मिडाइवल हिस्ट्री का जो फाउंडेशन है वो क्लियर हो जाएगा। और अगर एक बार फाउंडेशन क्लियर हो गया, फिर आप जो उसका डेप्थ में है वो जाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्लास 7 में क्या होता है? तो क्लास 6 में राजाओं के बारे में हमने देखा, मतलब मोर और लेस वही सारी चीजें थी। एक जगह एक, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष में एक ही तरह की थी। लेकिन ये जो क्लास 7 आता है, इसमें रिलीजन ट्रांसफॉर्म होती है, इसमें इस्लामिक इन्वेजन होता है, इसमें जो हिस्ट्री का सोर्स है वो भी चेंज होता है। जो एनिशिएंट इंडिया में हमने पढ़ा था, उसमें जो हिस्टोरिकल नॉलेज का सोर्स था वो क्या था? वो मैन्युस्क्रिप्ट्स था, वो कॉइन्स था, वो इंस्क्रिप्शन था। लेकिन यहां पे जो हम पढ़ेंगे वो, मतलब जो मेजॉरिटी है सोर्स, वो क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट्स है। तो इस तरीके से जो सोसाइटी में बदलाव आता है, ऐसा नहीं है कि एनिशिएंट इंडिया बीत गया फिर मिडाइवल इंडिया शुरू हो गया, मतलब एनिशिएंट इंडिया में सूरज येलो कलर का था और मिडाइवल इंडिया में सूरज ग्रीन कलर का हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब हमने इसको इस तरीके से बांटा है। मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा इस क्लास के लास्ट में कि कैसे हिस्टोरियन जो हैं वो किसी भी पोर्शन को एनिशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया या मॉडर्न इंडिया कहते हैं, किस हिसाब से वो बांटते हैं, ये हम यहां पे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को, जो कि पहला चैप्टर है, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। लेकिन यार मजा नहीं है, मजा है। चलो फिर से शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम, दिस इज स्टडी आईक्यू आरंभ। यह आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन की जर्नी को और स्ट्रांग कर सकता है। कर ले शुरू। चलो देखो, बाकी चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपको अपडेट चाहिए, पीपीटी चाहिए, यूपीएससी को लेकर के इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और इस देखो, जब भी स्टैटिक पोर्शन पढ़ते हैं तो साथ में करंट अफेयर्स भी पढ़ा करो। तो करंट अफेयर्स के लिए भी मैं न्यूज़ वगैरह बनाता रहता हूँ, तो केस स्टडी बनाता रहता हूँ, तो इस चैनल पे मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ये आप ही का चैनल है। अब देखिए इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 700 से लेके 1750 सीई का। देखो, एनिशिएंट इंडिया, हड़प्पन सिविलाइजेशन, स्टोन एज से लेकर के मतलब हमने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था ना, तो हर्षवर्धन तक को एनिशिएंट इंडिया बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है, फिर मिडाइवल इंडिया शुरू हो जाता है, ठीक है। और मिडाइवल इंडिया हर्षवर्धन के डेथ से और इस्लामिक इन्वेजन के बाद से शुरू होता है। और कब तक जाता है? तो यूरोपियन जो ट्रैवलर्स होते हैं वो आते हैं, जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस होते हैं, जो वहां के मर्चेंट आते हैं, तब जब वो आते हैं 17th सेंचुरी के टाइम पे, तब से लेकर के जो है वो मॉडर्न इंडिया शुरू हो जाता है 1947 तक। फिर 1947 के बाद पोस्ट मॉडर्न शुरू हो जाता है। समझ में आया? ओके, तो ये हम किस पीरियड में पढ़ रहे हैं? हम 700 से लेके 1750 सीई तक के पीरियड को पढ़ रहे हैं, जिसमें कल्चरल चेंज हुआ। क्योंकि देखो एक बात बताते हैं, जो हिंदुइज्म है और जो क्या कहते हैं ये बुद्धिज्म है, दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर, भले उसकी जो आइडियोलॉजी है उसमें चेंजेस आएंगे, लेकिन जो कल्चर है वो सेम ही रहेगा। अब अगर मान लो कि हिंदुइज्म में मंदिर जाओगे, उसमें भी आपको जो ये घूमना होगा ना मंदिर के चारों तरफ, तो आपको क्लॉकवाइज ही घूमना होगा। उसी तरीके से स्तूप जाओगे, वहां भी आपको क्लॉकवाइज ही घूमना होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो दोनों का कल्चर है वो सिमिलर ही रहा है। अजंता केव जाओगे, बुद्धिज्म का भी पिक्चर है, जैनिज्म का भी पिक्चर है, और उसके बाद हिंदुइज्म का भी पिक्चर है। बुद्धिज्म में भी
आइडल वर्शिप होती है, हिंदुइज्म में भी आइडल वर्शिप होती है। तो कहीं ना कहीं जो मतलब हमारा कल्चर रहा है वो सिमिलर ही रहा था एंशिएंट इंडिया में, लेकिन मिडाइवल इंडिया में कल्चर चेंज हो रहा था। रीजन इसके पीछे क्या है? इस्लामिक इन्वेजन होता है और फिर जो नया धर्म है, नया कॉन्सेप्ट है, पंथ है, उसका आगमन होता है इंडिया में। उसके बाद रीजनल एक्सपेंशन भी होता है कि हमने देखा है कि कैसे जो सबसे बड़ा एम्पायर था इंडिया में, मतलब अशोका सम्राट के बाद वो बुद्धा मतलब गुप्त पीरियड होता है। गुप्त पीरियड के बाद हर्षा डायनेस्टी आती है। तो ये जो हर्ष राजा के बाद फिर से क्या होता है कि नॉर्थ इंडिया बिखरने लगता है, टुकड़ों में बंटने लगता है, इसीलिए रीजनल एक्सपेंशन होता है, रिलीजियस रिफॉर्म होता है। रिलीजियस रिफॉर्म का क्या मतलब है कि अगर धर्म, हिंदू धर्म में क्या होती है कि हमने देखा है कि जो ब्राह्मण होते हैं इनकी सुपीरियरिटी बढ़ने लगती है, इनकी सुप्रीमेसी बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से जो बाकी के जो लोअर कास्ट के लोग हैं, उस टाइम पे तो कास्ट जैसा सिस्टम नहीं था, तो जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि कैसे बुद्धिज्म का भी आगमन होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहां पे क्या सिचुएशन रहता है कि हिंदुइज्म में ये अलग कोई धर्म नहीं है। बुद्धिज्म जैसे एक अलग धर्म निकल के आया, उसी तरीके से यहां पे हिंदू धर्म में ही रिफॉर्म्स होने शुरू हो जाते हैं कि जो हिंदू धर्म पहले रिचुअल को प्रायोरिटी देता था, संस्कार को प्रायोरिटी देता था, यज्ञ को प्रायोरिटी देता था, भगवान से डरता था, वो हिंदुइज्म अब भगवान से प्यार करना सिखा देता है। और इसी में कबीर जैसे होते हैं, मीरा जैसी बाई होती हैं, जो कि एक तरीके के भगवान को प्रेम की तरह समझते हैं, उनके साथ प्रेम स्थापित करते हैं, डिवोशन लेके आते हैं, और इसी वजह से रिलीजियस रिफॉर्म यहां पे शुरू हो जाती है। फिर न्यू टेक्नोलॉजीज का भी आगमन होता है। हमने देखे हैं कि स्पिनिंग व्हील जो है वो आ जाती है, और ये जो सोर्स है हिस्ट्री का ये भी चेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले जो सोर्स हुआ करता था वो क्वाइंस हुआ करता था, वो इंस्क्रिप्शन हुआ करता था, वो स्कल्पचर हुआ करता था, लेकिन अब जो सोर्स है वो मेजॉरिटी जो है वो आपको मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर में, क्योंकि उस टाइम पे पेपर का इन्वेंशन हो गया था, जिसकी वजह से सब लोग बोले कि मैं भी आत्मकथा लिखूंगा, वो बोला मैं भी आत्मकथा लिखूंगा। जैसे कि अभी के टाइम पे, जैसे पहले के टाइम पे यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत रेयरली लोग करते थे, तो कंपटीशन कम था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ गई है, अब जो डिजिटल एक्सपेंशन हुआ है, उसी तरीके से लोगों की जो मतलब वेल्थ है, लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो भी बेटर हुई है। तो अब लोगों की जो मानसिकता है वो भी चेंज हुई है। तो पहले के टाइम पे लोगों को पता ही नहीं था यूपीएससी के बारे में, लेकिन अब जाकर के पता चल रहा है। तो इस तरह से कंपटीशन भी बढ़ा है, और अगर कंपटीशन बढ़ा है इसका मतलब सिलेबस टफ होता गया है, और अगर सिलेबस टफ होता गया है तो हमें फाउंडेशन के ऊपर में ध्यान देना होगा, और इसी वजह से हम क्लास 7th की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। उसके बाद मैप्स आने शुरू हो गए, टेक्स्ट आने शुरू हो गए, मैन्युस्क्रिप्ट्स आने शुरू हो गए, और जो चैलेंज था यहाँ पे वो क्या था? चैलेंज कि जो टाइम के साथ साथ बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आ गई थी। स्टार्टिंग में एनिशिएंट टाइम में हमने देखा है कि 2-3 तरह की ही भाषा होती थी। एक संस्कृत हुआ करती थी, साउथ में द्रविड़ हुआ करती थी, और उसके बाद तमिल वगैरह, और इसके बाद संस्कृत नॉर्थ इंडिया में होती थी, और एक प्राकृत पाली जैसी चीजें हुआ करती थी। लेकिन नॉर्थ इंडिया में फिर और भी भाषा बननी शुरू हो गई, और इसी भाषा की वजह से तो भैया मराठा, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना होगा, और अब तो बिहार वाले भी बोलते हैं कि भैया बिहार में रहना है तो भोजपुरी अब मैथिली बोलना होगा। तो इस तरह की ये जो सिचुएशन है ये कब से आना शुरू हो गया? 7th सेंचुरी में। और इसी तरीके से आइडेंटिटी में भी चेंजेस आए, जैसे कि जो एनिशिएंट इंडिया में हम देखते हैं वो क्या देखते हैं कि 4 वर्ण व्यवस्था ही थी, लेकिन अब बहुत सारी सब कास्ट आनी शुरू हो गई, जाति का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। अभी तक वर्ण थी, अब जाति भी आनी शुरू हो गई। क्यों आनी शुरू हो गई? क्या ऐसे रीजंस थे जिन्होंने बनिया जाति बनाया, कायस्थ जाति बनाया, उसके बाद और भी बहुत सारी जातियों को बनाया? तो क्या ऐसी रीजंस यहां पे थी? अब इसी चीज को हम यहां पे देखेंगे, पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैप की ओर। ये जो आपको मैप दिख रहा है, बहुत भद्दा सा मैप, खैर, तो ये मैप जो है वो 1154 CE में बनाया गया था। किनके द्वारा बनाया गया था? देखो, जो मैं ऐसे लिखता हूं ना, उसको आप लोग जो है वो नोट कर लो, ठीक है? मतलब एक तरीके से आप लोग भी हाईलाइट कर दो। और एक चीज मैंने सोचा है, क्या सोचा है ना, कि जो भी मैं आपको पीपीटी पढ़ाऊंगा ना, उस पीपीटी को मैं क्लास से 24 घंटे पहले अपलोड कर दूंगा, और उस क्लास से 24 घंटे कहां अपलोड करूंगा? टेलीग्राम चैनल पे। तो आप उस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके उस पीपीटी को एक्सेस कर लीजिए, और जब मैं इसको पढ़ाता हूं ना, तो उस पीपीटी को आप अपने सामने रखिए, चाहे तो लैपटॉप में रखिए, या फिर आपके पास अगर आईपैड है उसमें रखिए,
या फिर उसको प्रिंट करा लीजिए, ताकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपके सामने में अगर वो रहेगा तो फिर आप उसको अंडरलाइन भी कर पाएंगे। और अगर इस तरीके से आप प्रिपरेशन करोगे ना तो दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो आपको यूपीएससी क्रैक करने में नहीं मतलब रोक सकती है। और देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 7th क्लास की हिस्ट्री उठा के देख लो, अगर कोई शाना बनता है तो वो क्लास 7th की हिस्ट्री खुद से पढ़ना शुरू कर दो और देखो कि अगर कोई एक चीज भी मैंने मिस की होगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। क्योंकि मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि यहां पे अगर मैं क्लास 7th की हिस्ट्री बता रहा हूं तो एक भी छोटी सी छोटी चीज नहीं छूटेगी और कम से कम टाइम में आपकी पूरी क्लास 7th की हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो भरोसा रखो, तुम्हारा क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो, तो ये अल इदरिसी के द्वारा, जो कि अरब जियोग्राफर हैं, इनके द्वारा ये मैप बनाया जाता है। जिस मैप में अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं आया था जब मैं पहली बार पढ़ रहा था, बाद में जब मैंने उसको नीचे जाके देखा तो पता चला कि भैया ये है आपका नॉर्दर्न इंडिया, जो कि साउथ में है। नॉर्दर्न इंडिया नॉर्थ में होना चाहिए, यहां पे साउथ में है। उसके बाद ये देख रहे हो, ये श्रीलंका है, समझ रहे हो? तो जो साउथ का पार्ट है वो नॉर्थ में है, जो नॉर्थ का पार्ट है वो साउथ में, ये यहां पे है। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन ये है कि उस टाइम पे सैटेलाइट जैसी तो चीजें हुआ नहीं करती थी। ठीक है, तो उसके बाद उनको जिस हिसाब से नॉलेज थी, उसी नॉलेज के अकॉर्डिंग, जैसे उनको लगा था कि कन्नौज जो है वो इस साइड में है तो उन्होंने कन्नौज लिख दिया। ठीक है, और उनको आइडिया नहीं था, उन लोगों ने मैपिंग उस टाइम पे उतनी ज्यादा, शिप का नेविगेशन भी नहीं हुआ करता था। जो शिप का नेविगेशन होता तब लोग पता चल पाता कि हाँ इस तरह से होता है। तो फिर ये मैप यहां पे है। ये किनके द्वारा बनाया गया था? मिडाइवल कार्टोग्राफर्स के द्वारा बनाया गया था और नाम इनका क्या था? अल इदरिसी। ठीक है, जो कि अरब जियोग्राफर्स थे। उसके बाद यहां देखो 1154 के बाद सीधा 1720 में ये जो दूसरा मैप आप देख रहे हैं, इस मैप को बोला ये इन्होंने किन्होंने बनाया था? गुलिमो डे आयल। ये फ्रेंच कार्टोग्राफर थे, मैक्रोन के दोस्त थे। तो इन्होंने ये जो मैप आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भैया ये वाला जो मैप है ना, ये थोड़ा बहुत सिमिलर लगता है। फिर भी हमारा जो ये क्या कहते हैं गुजरात है, ये थोड़ा अलग है लैंड मास से, लेकिन इसमें जो है वो सिमिलर दिखाया गया। बट फिर भी ये जो मैप है ये थोड़ा बहुत सिमिलर दिखाता है मॉडर्न इंडिया, अभी के टाइम पे जो इंडिया का मैप है उससे। रीजन इसके पीछे ये है कि उस टाइम पे सर्वे किया गया। रीजन इसके पीछे ये है कि उस टाइम पे जो कोस्ट हुआ करती थी, जो रिवर सिस्टम हुआ करती थी, इनके बारे में रिसर्च किया गया, ज्यादा अच्छे से लोगों को नॉलेज हुआ। और जब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो 1720 में बनाया गया था, तो इससे पहले लोग जो है वो नेविगेशन करना शुरू कर दिए। लोग जो है वो समंदर में उतरना शुरू कर दिए और समंदर के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह जाना शुरू कर दिए। इसके पीछे का कारण भी है कि राइज ऑफ अरब होता है, जिसकी वजह से जो यूरोपियन सिविलाइजेशन थी वो इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर पा रही थी। और अगर ट्रेड नहीं कर पाएगी, फिर ट्रेड कैसे कर पाएगी, इसके बारे में मैं अलग से लेक्चर में बताता। तो वो ट्रेड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उस टाइम पे जो यूरोप के लोग, जो रोमन एम्पायर के साथ मैंने बताया था कि ट्रेड हो रहा था, तो जो ट्रेड हो रहा था कैसे? लैंड रूट के थ्रू हो रहा था। ठीक है, अब वो जो एम्पायर है वो ऑटोमन एम्पायर बन चुकी है, तो लैंड रूट के थ्रू हो नहीं पाएगा क्योंकि उधर यूरोप में क्रिश्चियन, बीच में मुस्लिम और इधर जो हिंदू है। तो फिर जो क्रिश्चियन है, मतलब जो यूरोप से जो लोग आएंगे, उनको अरब एम्पायर वाले जो लोग हैं वो रोक लेते थे। और अरब एम्पायर में जो लोग रहते थे वो मिडिल मैन की तरह काम करते थे, जिनकी वजह से रोमन एम्पायर का ट्रेड नहीं हो पा रहा था इंडिया में। और अगर ट्रेड नहीं हो पा रहा था तो भैया मजबूरी का नाम ही गांधी जी होता है। फिर वो क्या करते हैं, वो सीधा का सीधा लैंड रूट को बोलते हैं चलो जाने दो इसको, सीधा सी रूट पकड़ते हैं। और तब सी रूट पकड़ते हैं, दो आदमी नीचे भागते हैं, एक वास्को डी गामा और एक कोलंबस। कोलंबस जो है वो इंडिया का खोज कर लेते हैं, ऐसा उनको लगता है, वो अमेरिका का खोज कर लिए होते हैं, फिर वास्को डी गामा आते हैं। तो ये जो नेविगेशन का पूरा प्रोसेस आता है, इसी के क्रम में नॉलेज बढ़ने लगता है और फिर लोग माइन्यूट चीजें लोग नोट करने लगते हैं और उसी इंफॉर्मेशन की वजह से मैप का निर्माण होता है। समझ में आया? अब देखो, when historians read documents, अब जब historians documents, मैप्स और टेक्स्ट रीड करते थे तो इनको बहुत सारी चीजों को लेके सेंसिटिव होना पड़ता था। कारण इसके पीछे क्या है कि जो यहां पे डॉक्यूमेंट्स लिखे गए हैं लोगों के द्वारा, वो अब मैंने देखा कि अगर कोई राजा अपने हिस्टोरियन से कुछ लिखवाएगा तो वो हिस्टोरियन उस राजा की तारीफ करेगा,
है ना। तो उसी तरीके से यहां भी होता था। तो जो हिस्टोरियन होते थे वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के ऊपर में निर्भर नहीं रहते थे, वो 4-5 डॉक्यूमेंट्स के पीछे जाते थे ताकि उनको जो कॉन्टेक्स्ट है वो पता चल सके, क्योंकि डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स की वजह से डिफरेंट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मिलता है और इसी वजह से हिस्ट्री को प्रेजेंट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट यहां पे रहा है। उसके बाद ये देखिए कि चेंजिंग नेम्स का क्या मतलब होता है। देखो, जब भी कोई आप किसी भी देश में जाओ, हम भी अपने देश को पहले इंडिया, फिर पता नहीं भारत, फिर हिंदुस्तान, बहुत सारे नाम हैं। तो जैसे चेंज होता रहता है, चेंज कैसे होता रहता है कि मान लीजिए कि पहले के टाइम पे कोई एक नाम हुआ करता था, उसका मीनिंग पहले के टाइम पे दूसरी चीजें थी, अब उसका मीनिंग दूसरी तरीके से है। अब क्या है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में एक ऐसा नाम बताओ जिसका मीनिंग पहले के टाइम पे 500 साल पहले, 100 साल पहले दूसरा हुआ करता था, अब उसका मीनिंग दूसरा है। अब उसी तरीके से जैसे कि 13वीं सेंचुरी में ये जो मिनाज-ई-सिराज हैं, ये बहुत स्मार्ट हैं, बहुत स्मार्ट। तो अब देखो, तो ये जो मिनाज-ई-सिराज हैं, ये पर्शियन हिस्टोरियन है जो कि हिंदुस्तान को, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है कि नहीं है, तो हिंदुस्तान को पॉलिटिकल सेंस में यूज करते हैं। पॉलिटिकल सेंस में कैसे? तो मिनाज-ई-सिराज दिल्ली सल्तनत के कोई दरबारी होते होंगे, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को दिल्ली सल्तनत, देखो दिल्ली सल्तनत में जो भी सुल्तान राज करते थे उनके कंट्रोल में जितनी टेरिटरी हुआ करती थी उनको उन्होंने हिंदुस्तान बोल दिया। उनके टेरिटरी कौन कौन सी थी भैया? पंजाब, हरियाणा और यूपी। मतलब बंगाल कहां गया? गुजरात कहां गया? महाराष्ट्र कहां गया? उड़ीसा कहां गया? मध्य प्रदेश कहां गया? कहीं कुछ नहीं गया। तो ये सब उन्होंने इंक्लूड ही नहीं किया। अभी हिंदुस्तान में है ना वो लोग, ओके। तो ये पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ये हिंदुस्तान का नाम बस इतना ही एरिया में इन्होंने सिमट दिया। उसके बाद 16वीं सेंचुरी में जो बाबर आया तो उन्होंने सोचा, उन्होंने भी हिंदुस्तान को अभी के टाइम पे पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इंक्लूड किया, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सबको उन्होंने इंक्लूड किया, म्यांमार, सबको इन्होंने इंक्लूड किया। उनको लगा कि भैया ये जो पूरा है ना, ये हिंदुस्तान है। कैसे उन्होंने बांटा? इन्होंने तो, इनका तो कारण था कि भैया जितना कंट्रोल दिल्ली के सुल्तान का होगा उतना ही टेरिटरी हिंदुस्तान कहलाएगा। इन्होंने बोला कि भैया इस पूरे सब कॉन्टिनेंट पे जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, जो कल्चरल सेंस है वो सिमिलर है, और जिसका ज्योग्राफिकली वो सिमिलर है, जो कल्चरली थोड़ा बहुत सिमिलर है, फिर जाके पूरा हिंदुस्तान कहलाएगा। और आज भी हम हिंदुस्तान को इंडिया, अभी के टाइम पे बांग्लादेश, पाकिस्तान अलग हो गए, तो इंडिया को आज के टाइम पे जो मॉडर्न इंडिया है, हिंदुस्तान का मीनिंग यही है। नेशन स्टेट, ये नेशन स्टेट क्या होता है? बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ये खैर नहीं बताऊंगा, जब आप 10th के एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तब यहां पे मैं बताऊंगा। उसका लैंग्वेज भी इवॉल्व हो गया, लैंग्वेज भी इवॉल्व होता गया। पहले जो ओरिजिनल भाषा हुआ करती थी वो भाषा चेंज होती गई। चेंज कैसे होती गई? तो वो जो भाषा है, भाषा अपभ्रंश बनती गई। जैसे संस्कृत से पाली प्राकृत बना, ठीक है, लोग जो है संस्कृत बोल नहीं पाते थे, लिख नहीं पाते थे, तो जो कॉमन लोग बोल पाते थे वो भाषा जाके बननी शुरू हो गई, ठीक है। जैसे अभी इंग्लिश का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश प्लस हिंदी, दोनों को मिक्स करके बता दिए। तो जैसे जैसे अपने हिसाब से, अपने ईजी, जैसे जैसे उनको ईजी होता है उसी हिसाब से भाषा का निर्माण होता है। और भाई भाषा जो है ना, रिवर की तरह है। देखो आज के मुद्दे में इतना ज्यादा भाषा हो रहा है, भाषा जो होती है वो एक रिवर की तरह होती है। जैसे रिवर जब तक चल रही है तब तक वो जिंदा है, जिस दिन इस रिवर को आप रोक दोगे वो रिवर खत्म हो जाएगी। मतलब रिवर भाषा है, भाषा टाइम के हिसाब से इवॉल्व होती रहती है, चेंज होती रहती है, और जिस दिन वो रुक गई उस दिन वो भाषा खत्म हो जाती है। खैर ओके, अब देखिए ये जो फॉरेनर का है, जैसे हिंदुस्तान को हमने देखा है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया। ये फॉरेनर क्या है? तो जैसे विदेशिया, अभी के टाइम पे हम लोग अगर फॉरेनर बोलेंगे, किसको बोलेंगे? अरे वो क्या कहते हैं, अंग्रेज आया है, उसका स्किन व्हाइट है, उसको हम फॉरेनर बोलेंगे। कोई आया है जिसका स्किन ब्लैक है, उसको हम अफ्रीकन बोलेंगे, फॉरेनर बोलेंगे। मतलब क्या? मतलब ये कि पूरा इंडिया को हमने लोकल समझ लिया है, और जो बाकी के लोग हैं इंडिया के बाहर उनको फॉरेनर समझ लिया। मतलब पाकिस्तान को भी फॉरेन समझेंगे दिखते तो सिमिलर ही हैं, ठीक है। खैर इंटेंट हमारे जैसा नहीं होता है। वो हम लोग पेन लेके, हम लोग जेब में पेन लेके चलते हैं, वो जेब में बॉम्ब लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो फॉरेनर क्या हुआ? उस टाइम पे फॉरेनर का मतलब होता था कि जो आउटसाइड, अभी के टाइम पे फॉरेनर का मतलब क्या है कि हमारे कंट्री के बाहर के लोगों को फॉरेनर बोलेंगे। लेकिन मिडाइवल इंडिया में जो फॉरेनर होता था वो कैसे?
परदेशिया ये जो गाना सुने ना, मतलब क्या है, मतलब कि एक गांव है, इस गांव में लोग जो है वो अलग कल्चर फॉलो करते हैं। फिर दूसरे गांव से, अब देखो, दूसरे गांव से कोई इस गांव में आएगा, ठीक है, तो इस गांव के लिए इस गांव का व्यक्ति जो है वो विदेशिया बन जाएगा, ठीक है, परदेसी बन जाएगा। मतलब क्या है कि इस गांव, अब ये दोनों गांव जो है वो है एक ही देश में। जैसे अगर कोई पंजाब का व्यक्ति बिहार में आ जाएगा तो बिहार के व्यक्ति के लिए वो फॉरेनर हो जाएगा, परदेसी हो जाएगा। मतलब मिडाइवल टाइम से पहले की बात है, मतलब मिडाइवल टाइम में ही होता था। क्यों होता था? तो इसी वजह से अब क्या हो रहा है कि पूरा देश के बाहर के लोग जो है वो फॉरेनर है, ठीक है। तो रीजन यह था कि जो एक कल्चर के बाहर के सोसाइटी से, बाहर के कल्चरल ग्रुप से आता था, उसको फॉरेनर बोल दिया जाता था। मान लो कि कोई ट्रेडर है जो एक गांव से दूसरे गांव गया, या कोई मॉन्क है जो एक गांव से दूसरे गांव भिक्षु मांगने के लिए गया, तो वो परदेसी हो गया। समझ में आया? अब ये जो आइडिया ऑफ बिलोंगिंगनेस है, ये कैसे ये लोकल कम्युनिटी के अकॉर्डिंग डेवलप होता था। ये जो हम अलग अलग गांव बनाया जाता है, कि अलग अलग कल्चर बनाया जाता है, ये कल्चर किसके अकॉर्डिंग बनता है? वो बनता है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग, कि यहाँ पे लोग जो हैं वो पगड़ी बांध के रखते हैं, वो सिख हो गए। यहाँ पे लोग तिलक लगा के रखते हैं, ये हिंदू हो गए। या तो इस तरीके से भी हम दो कैटेगराइज कर दिए। यहाँ के लोग मराठी बोलते हैं, यहाँ के लोग हिंदी बोलते हैं, यहाँ के लोग बंगाली बोलते हैं, यहाँ के लोग मैथिली बोलते हैं। ये दूसरा तरीका कैटेगराइजेशन हो गया। तीसरे तरीके का कैटेगराइजेशन क्या हो गया कि भैया यहाँ के जो लोग हैं वो शाकाहारी खाना खाते हैं, यहाँ के लोग जो है वो मांसाहारी खाना खाते हैं। तो तीसरा कैटेगराइजेशन हो गया। समझ में आ रहा है? उसके बाद चौथा कैटेगराइजेशन क्या हो गया कि भैया यहाँ के लोग, उनका स्किन का कलर ब्लैक है, यहाँ के लोग, इनका स्किन का कलर जो है वो व्हाइट है। तो ये चौथा पांचवा तरह का कैटेगराइजेशन हो गया। तो इस तरीके से कैटेगराइजेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग कम्युनिटी बेस्ड थी, और एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी में लोग आते थे तो उनको परदेसिया, विदेशिया, अजनबी कह के बुलाते थे। और अभी के टाइम पे ये जो परदेसिया, विदेशिया और अजनबी है, ये क्या हो गया? तो अब पूरा देश के बाहर के लोगों को हम बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ। उसके बाद देखिए भैया, ये जो हिस्ट्री है, जब भी हम पहला एनिशिएंट इंडिया भी पढ़े थे, उसमें जो पूरा हिस्ट्री का जो सोर्स होता है, हमको पता कैसे चला कि कोई काम हुआ है, हमको पता कैसे चला कि हर्ष जो है वो उसको पुलकेशिन हराया था, तो हमें पता चला सोर्स की वजह से। ऐसे ही तो नहीं एनसीईआरटी कुछ भी लिख देगा आके, या ऐसे ही तो नहीं हम भी आगे कुछ भी आपको बोल देंगे। तो हमें कुछ तो पता होगा। एनसीईआरटी के थ्रू जैसे हम पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी भी तो किसी के थ्रू पढ़ रहा होगा, तो कैसे पता चला? तो उसका सोर्स क्या है? तो वो सोर्स जो है वो एनिशिएंट इंडिया में कॉइन्स को देख करके कि अरे कोई राजा है जो यहाँ पे वीणा बजा रहा है, तो भैया वो समुद्रगुप्त हो सकता है। कोई राजा है जो उसके पीछे किसी और तरीके का फोटो है, इंस्क्रिप्शन है, उसमें अशोका के बारे में दिया हुआ है, तो हम कॉइन्स के जरिए, इंस्क्रिप्शन के जरिए और आर्किटेक्चर के जरिए जानते थे ना। स्तूप के को देख करके बताते थे ना कि यहाँ पे बुद्धिज्म होता था। उसी तरीके से 700 सीई के बाद जो सोर्स है वो एक्सपैंड हुआ, क्योंकि पेपर का इन्वेंशन हुआ था, और इस पेपर के इन्वेंशन की वजह से लोग अपनी अपनी आत्मकथा, जीवन कथा, जीवन शैली सब कुछ लिखने लगे। और अगर सब कुछ लिखने लगे, उसको क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट, हैंड रिटन रिकॉर्ड्स। और इसी वजह से जब ये लिखने लगे, तो जब जैसे कि किसने लिखा, तो इब्न बतूता हैं, वो ट्रैवलर थे, वो मनमौजी आदमी थे, वो घूम रहे थे। उसके बाद इसी पेपर पे रिलीजियस टेक्स्ट लिखा जाने लगा, कोर्ट रिकॉर्ड्स लिखा जाने लगा, लैंड ग्रांट्स लिखा जाने लगा। ठीक है, लैंड ग्रांट्स मतलब एक आदमी अपना जमीन दूसरे जमीन को आदमी को देता है, तो वो लिख के देता है उसका, भैया ये देखो फलाना जमीन है, इसको दे दें। तो ये जो है, जैसे कि पाम लीव्स के ऊपर में लिखा जाता था, बर्च बाग के ऊपर में लिखा जाता था, बाद में पेपर के ऊपर में लिखा जाने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि भैया बहुत सारा सोर्स हमें मिल गया, जिसकी वजह से, जैसे पहले एनिशिएंट इंडिया में कॉइन इंस्क्रिप्शन सोर्सेस की कमी होने की वजह से हमें उतना जानकारी नहीं है। समझ में आया? जानकारी नहीं है। लेकिन मिडाइवल इंडिया में सोर्सेज बहुत ज्यादा थे, इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिली है। और इसी वजह से जैसे देखो कि पहले के टाइम पे सोर्सेज नहीं थे, कोई बोलता था भैया स्पेक्ट्रम पढ़ लो, स्पेक्ट्रम भी पहले नहीं हुआ करता था, तो सोचो कि कोई मोटी मोटी किताबें लाता था, उसी को 4 बार पढ़ता था, समझ में आता था, ठीक है, नहीं समझ आता फिर भी पढ़ता था। लेकिन अभी के टाइम पे आपके पास सोर्सेज कितना ज्यादा है कि भैया अरे हिस्ट्री है, अरे प्रशांत सर से पढ़ लेंगे, पॉलिटी है विकास सर से पढ़ लेंगे। मतलब क्या है, उसके दूसरे टीचर भी हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है, तो अलग अलग आपके पास क्या है, सोर्सेज की कमी नहीं है।
ठीक है। अब लेकिन देखो दिक्कत क्या आता है, आपके पास जैसे सोर्स की कमी नहीं है ना, तो आप भटक जाते हो कभी कभी कि अरे इनसे पढ़ें कि इनसे पढ़ें, उनसे पढ़े कि इनसे पढ़े, ये किताब पढ़े कि ये किताब पढ़ ले, ये किताब उठाते हो फिर वो किताब पढ़ना शुरू कर देते हो, तो ये दिक्कत आता है ना। उसी तरीके से ये दिक्कत उनके साथ भी हुआ कि सोर्सेज बहुत सारे थे, जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तरीके से बहुत सारे हिस्ट्री को बहुत तरीके से लिखा था, जिसकी वजह से जो हिस्टोरियन है वो माथा पकड़ के बैठ गया कि भाई मैं किसका बात मानूं। इसी वजह से इनको पहले जो एक किताब पढ़ के एक इंस्क्रिप्शन को देख के पूरा हिस्ट्री बताते थे, अब इनको 4 किताब पढ़ना पड़ता है एक हिस्ट्री को दिखाने के लिए, जैसे कि अभी आपको हिस्ट्री पढ़ने के लिए 4 लोगों से पढ़ना पड़ता है। इसीलिए कहता हूं कि एक सोर्स को फॉलो करो, आप बेटर कर पाओगे, क्योंकि पढ़ो उतना ही जितना रिवाइज कर पाओगे। अगर 4 किताबें पढ़ोगे तो 4 किताब को, अगर हिस्ट्री के लिए 4 किताब पढ़ोगे, स्पेक्ट्रम भी पढ़ लिया, बिपिन चंद्रा भी पढ़ लिया, ठीक है, शेखर बंदोपाध्याय भी पढ़ लिया, मतलब क्या 3-4 किताबें हो गई। उसके बाद 3-4 किताबों को रिवाइज कैसे करोगे? अगर एक किताब पढ़े रहते तो उसको रिवाइज करना आसान होता। समझ में आया? ओके। अब देखो द प्रॉब्लम विथ मैन्युस्क्रिप्ट क्या था, ये जो भैया लिखते थे इसमें दिक्कत क्या था? तो दिक्कत ये था भैया कि ये देखो उस टाइम पे प्रिंटिंग मशीन तो थी नहीं ना। उस टाइम पे क्या था कि अगर आपको स्कूल में जाते होगे, स्कूल का टाइम याद करो, जल्दी फटाफट चले जाओ स्कूल के टाइम पे। उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे कोई इंसान था वो फेयर बनाता था, फेयर बुक नोटबुक बनाता था, उस नोटबुक के जरिए पूरा का पूरा क्लास जो है वो चेप लेता था उसको, ठीक है, मतलब देख देख के लिखता था। और अगर कुछ चीज समझ में नहीं आता था तो पूछ लेता था कि भैया इसका मतलब क्या है। और अगर मान लो कि दोस्त अकड़ू रहा, मान लो कि कोई आशीष है, आशीष का कॉपी किया सुमित, सुमित का कॉपी किया प्रशांत, तो आशीष ने कुछ और लिखा होगा, ठीक है, और सुमित ने कुछ वर्ड उसको समझ नहीं आएगा तो अपने दिमाग के हिसाब से उस वर्ड को चेंज करके कुछ और लिख दिया, और फिर सुमित जो लिखा है उसका हैंडराइटिंग अलग है, उसका तरीका अलग है, तो उससे जो प्रशांत कॉपी कर रहा था तो फिर प्रशांत जो है वो अलग तरीके से उसको समझेगा। तो देख रहे हो कितना ज्यादा दिक्कत, कितना ज्यादा डिफरेंस कोई वर्ड में आता है। उसी तरीके से वहां भी था, प्रिंटिंग मशीन था नहीं, तो लोग एक मैन्युस्क्रिप्ट को देख के दूसरा मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी करते थे, जिसकी वजह से अलग अलग वर्जन के बन जाते थे। और मतलब कुछ लाइंस ऐड हो जाती थी, कुछ लाइन को हटा दिया जाता था, और ये जब जनरेशन वाइज चलता गया, सोचो कि अगर कोई एक, मैं आपको बता रहा हूं और आप हैंड रिटन नोट्स खुद से लिखो, मैं यहां पे बोल बोल के लिखाऊंगा, आप लिखोगे, आप अगर 50 लोग हो, 500 लोग हो, जितने लोग हो उतनी तरह की हिस्ट्री बन जाएगी यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों ने अलग अलग तरीके से लिखा होगा, राइटिंग चेंज होगा ना भाई। उसी तरीके से यहाँ पे ये सेम चीज था। जैसे एग्जांपल के लिए जियाउद्दीन बड़ानी जो थे, इन्होंने एक किताब को 2 वर्जन में लिखा था, और जो दूसरा वर्जन लिखा था वही हिस्टोरियन के पास था। बाद में 1860 में पहला वर्जन जियाउद्दीन बड़ानी के पहले बुक के पहले वर्जन के बारे में पता चला। तो सोचो कि 2 वर्जन लिखा था, क्योंकि कुछ डिफरेंसेस हुआ करते होंगे। चाहे राजा ने बोल दिया भाई इस बार तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा फालतू लिख दिए, इसको ठीक करो, तो दूसरा वर्जन लिखा होगा, जिसकी वजह से जब हिस्टोरियन को रिकॉन्स्ट्रक्ट करना होता था हिस्ट्री, तो ऑथर के डिफरेंट वर्जन को भी पढ़ना होता था। जैसे कि आप देखेंगे स्पेक्ट्रम का जो है वो अलग अलग वर्जन आ गया है, मतलब 7th एडिशन, 8th एडिशन, 5th एडिशन, लक्ष्मीकांत का अलग अलग एडिशन आ गया, मतलब चेंजेस आते रहते हैं। तो सोचो अगर इसी चीज को जनरेशन तक कंटिन्यू करते रहेंगे तो फिर कितना ज्यादा दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद राइटिंग का भी एक बहुत बड़ा झोल था भाई। देखो ये जो आपको राइटिंग दिख रहा है ये क्या है, ये सिकास्टे राइटिंग है, जो राइट में आपको दिख रहा है। इसका राइटिंग देखो भाई बहुत ज्यादा डीप है। उसके बाद ये राइटिंग देखो, ये नस्तलिक है, नस्तलिक स्टाइल है, ठीक है। अब ये राइटिंग कर्सिव है, मतलब लिख रहा है, ये अच्छे से समझ में आ जाएगा इसके कंपैरिजन में, और ये देखो समझने में 4 डिबिया का तेल जल जाएगा। ओके, अब देखो टेक्नोलॉजी, अब जो भी हिस्टोरियन आए थे ना, उन्होंने जब 1000 इयर्स का हिस्ट्री लिखा होगा तो सोचो कि कितनी ज्यादा चेंजेस आई होंगी, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आई होंगी, माइंडसेट में चेंजेस आई होंगी, लाइफस्टाइल में चेंजेस आई होंगी। तो उसी तरीके से इनके लिए पूरा जो हिस्टोरियंस के लिए जो स्केल था और जो वेराइटी था डेवलपमेंट का वो बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें आई कि भैया क्या चीज इंक्लूड करें और क्या चीज नहीं। जैसे कि पर्शियन व्हील आ गया, इरिगेशन के लिए काम आने लगा, ठीक है, जो पर्शियन व्हील क्या होता है, कुएं से पानी निकालने वाला। स्पिनिंग व्हील आ गया, जिसकी वजह से क्लॉथ प्रोडक्शन बढ़ गया। उसके बाद फायर आर्म्स आ गए कि भैया पहले तलवार से ये युद्ध होता था, अब जो है बॉम्ब से, बारूद से युद्ध होने लगा, गोलियों से युद्ध होने लगा। उसके बाद नई तरह की फसल भी आनी शुरू हो गई कि पहले, अभी के टाइम पे मिर्ची हम इतना खाते हैं, पहले मिर्ची थी ही नहीं, मिर्ची दूसरे जगह से आई थी। अभी हम लोगों को लगता है कि भैया ये जो आलू है ये तो हमारे वंशज भी खाते होंगे, राम भगवान भी खाते होंगे। नहीं भाई, आलू अभी आया है,
मक्के अभी आया है, टोमेटो अभी आया मतलब ये नहीं कि कल आया है, मतलब कुछ सौ साल पहले आया था। उसके बाद एग्रीकल्चरल सरप्लसेस भी बढ़ने लगे, एग्रीकल्चर में बदलाव आने लगा, इरिगेशन सिस्टम बदलने लगा तो फसल भी बढ़ने लगा, अर्बन ग्रोथ भी होना शुरू हो गया, गांव से लोग शहर में जाने लगे, ट्रेड और क्राफ्ट्समैनशिप भी बढ़ने लगा। फिर सोसाइटी भी चेंज हुई। सोसाइटी कैसे चेंज हुई? तो जब देखो, जब ग्लोबल दुनिया, एनिशिएंट इंडिया में ग्लोबलाइजेशन इतना था, मान लो एनिशिएंट इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या कि दुनिया का एक पॉइंट जो है दुनिया के दूसरे पॉइंट से कनेक्ट रहे। अब ये कनेक्शन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा ग्लोबलाइजेशन होगा, ठीक है। जैसे अभी के टाइम पे इंडिया के लोग यूएसए के लोगों से कनेक्ट हैं, ये एनिशिएंट इंडिया में ज्यादा था या मॉडर्न इंडिया में ज्यादा है? अभी के टाइम पे ज्यादा है, अभी के टाइम पे ज्यादा है, क्योंकि अभी कोई भी यूएसए की इंसान से इंफॉर्मेशन जानना चाहेगा उसको मिल जाएगा, कोई भी सामान यूएसए से मंगाना होगा उसको मिल जाएगा। एनिशिएंट इंडिया में ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो अभी के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा है, मूवमेंट बहुत ज्यादा है, पहले के टाइम पे नहीं होता था। तो देखो, एनिशिएंट इंडिया में अगर ग्लोबलाइजेशन यहां था तो मिडिवल इंडिया में यहां हुआ, मॉडर्न इंडिया में यहां हो गया। समझ में आ रहा है? ओके। तो ये जो मॉडर्न इंडिया था, जिसकी वजह से क्या होता था कि लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे, और अगर लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव करेंगे तो उनका प्रोफेशन चेंज होगा थोड़ा बहुत, उनका कल्चर चेंज होगा थोड़ा बहुत, उनका सोचने का शक्ति चेंज होगा थोड़ा बहुत, उनका खाने पीने का व्यवस्था चेंज होगा थोड़ा बहुत, खाने का पीने का नहीं, ठीक है, ये चीज हुआ। तो उसी तरीके से जब ऐसा चीजें होती है ना, तो जो अपॉर्चुनिटी है, जो लोगों का प्रोफेशन है वो भी चेंज होता है। पहले के टाइम पे सिर्फ 4 प्रोफेशन थे, एक तरह से समझो कि भैया पहला ब्राह्मण पढ़ाएगा लिखाएगा, ठीक है, उसके बाद दूसरा जो लड़ेगा क्षत्रिय, तीसरा जो फार्मर है या मर्चेंट है, चौथा जो शूद्र है। लेकिन अब के टाइम पे बहुत सारे प्रोफेशन आ गए, बहुत सारे प्रोफेशन क्या आ गए कि भैया एक अलग कास्ट बन गया जो लिखा पढ़ी का काम करता था, मुंशी जी वाला काम करते थे, एक बनिया हो गए जो ट्रेडिंग का काम करते थे। समझ में आया? तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे शुरू हो गई। उसी वजह से जब क्षत्रिय का हम लोग मतलब समझते थे तो क्षत्रिय मतलब जिनका वर्ण क्षत्रिय होता था, अब वो क्षत्रिय से राजपूत में कन्वर्ट हो गए। राजपूत एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है राजा का बेटा, मतलब कि ये राजपुत्र जो है ये वॉरियर क्लैंस हुआ करते थे, ठीक है, वॉरियर क्लैंस हुआ करते थे। समझ में आया? उसके बाद अलग अलग जाति भी बननी शुरू हो गई। जाति कैसे? तो भैया बहुत सारे जाति बन गई, जैसे कि आप देख सकते हैं जाट हो गए, अहोम्स हो गए, ठीक है, बहुत सारे कायस्थ हो गए, ये सब हो गए। अब इन जाति का अपना रूल होता था। अब मान लो कि मैं पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं आपको, तो और भी लोग जो पढ़ा रहे हैं, तो हम सब जो एक तरीके से फैकल्टी हैं, टीचर हैं, हम सबका एक रूल रेगुलेशन होगा ना भाई, कि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे गाली वाली ना दे, है ना, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे किसी भी लोगों के जो आस्था है, जो फीलिंग्स है, उनको चेंज ना करे, उनको अफेक्ट ना करे, उनको इंपैक्ट ना पड़े, ताकि लोगों का जो फीलिंग्स है वो हर्ट ना हो, ये हमारा रूल है। लेकिन अगर कोई तीसरा टीचर आ जाएगा जो कि अपना नया रूल सिस्टम बनाने लगेगा, तो फिर क्या होगा? फिर जो पूरा टीचर की कम्युनिटी है उस टीचर के ऊपर में धावा बोलेगा ना कि भैया तुम ये गलत कर रहे हो, या समाज ही उस टीचर के खिलाफ हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि समाज के हिसाब से जो टीचर होता है वो क्या होता है? वो पढ़ा लिखा होता है, वो मतलब सभ्य भाषा बोलता है, वो गाली का इस्तेमाल नहीं करता, अश्लील काम नहीं करता है, ठीक है। लेकिन कोई नया आ गया, वो ये सब काम करने लगा। उसी तरीके से जाति का अपना रूल होता था, ठीक है, अलग कस्टम होता था, ऑक्यूपेशन होता था, पंचायत के थ्रू जाति काउंसिल होती थी, पंचायत तो बाद में आया खैर। उसी तरीके से न्यू कम्युनिटी भी इमर्ज होने लगा। पहले जो सिर्फ क्षत्रिय थे, ठीक है, अब वो क्षत्रिय रीजनल ज्योग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से बट गए, जैसे मराठा हो गए, अहोम्स हो गए, कायस्थ हो गए, सिख्स हो गए। अब देखो, सिख्स और मराठा दोनों जो है वो वॉरियर क्लैंस ही है कि नहीं है, लेकिन अलग अलग नाम है। समझ में आया? अब देखो भैया रीजनल किंगडम्स। अब देखो, जैसे हमने देखा कि भैया ये जो इंडिया है पहले कॉन्सोलिडेटेड था, फिर रीजनल किंगडम्स बढ़ने लगा, मतलब चोला साउथ में आ गए, राष्ट्रकूटाज आ गए, पलवाज के बाद चोलाज आ गए, उसके बाद दिल्ली सल्तनत आ गए, मतलब जो ऊपर में जो पहले हर्षा का था, उसके बाद फिर परमास आए, फिर और भी लोग आए, उसके बाद जाके दिल्ली सल्तनत आया, फिर मुगल्स आए, मुगल्स के बाद अहोम्स आए। तो इस तरीके से ये जो पीरियड मिडावल इंडिया का देखा, उन्होंने देखा है कि अलग तरीके से जो रीजनल किंगडम्स हैं वो बढ़ती गई, जो इंपायर्स हैं वो अपने आप को बढ़ाती गई, कंसोलिडेट करती गई। मुगल इंपायर सोच रही थी कि हम पूरा देश के ऊपर में, पूरे भारत के ऊपर में रूल करेंगे, हो नहीं पाया, ठीक है। तो इसी वजह से, लेकिन जो रीजन थी ना वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, कल्चर के अकॉर्डिंग फिर भी सिमिलर नहीं थी। अब देखो एग्जाम्पल के लिए, एक राजा है,
ये भैया राजा हैं, ये राजा के जो कोई राइटर हुआ करते होंगे ना, वो बोलते होंगे कि मेरा, इनका जो टेरिटरी था नॉर्थ इंडिया में कुछ लोकेशन के ऊपर में था, अब ये कहते थे कि भैया मेरा जो हमसे जो है वो कर्नाटका का राजा डर के भाग गया, मेरे से जो महाराष्ट्र का राजा वो देख के भाग गया, तमिलनाडु का राजा हमको देख के भाग गया, ठीक है। फिर हिस्टोरियन बोला बेवकूफ समझाया गया, बेवकूफ समझाया गया। तो इस तरीके से ये दिखाता है कि जिस तरीके से लोग यूज करते थे मैन्युस्क्रिप्ट का, तो फिर लोगों के पास, हिस्टोरियन के पास बहुत सारे सोर्सेज को फॉलो करना पड़ता था ताकि दिक्कत ना आए। उसका लैंग्वेज डाइवर्सिटी भी मिडावल इंडिया में चेंज हुई। एग्जाम्पल के लिए पर्सिया के, देखो एक बात बताते हैं, जैसे एंशिएंट इंडिया में जो ऑफिशियल काम होता था, जो राजशाही एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता था, जो बुक्स लिखी जाती थी, जो काव्य लिखी जाती थी, वो जनरली संस्कृत भाषा में होती थी, है ना। लेकिन जो आम लोग बात करते थे वो प्राकृत में, पाली में बात करते थे। उसी तरीके से जब मिडावल इंडिया आई तो भैया ऑफिशियल काम जो है वो पर्शियन भाषा में, अरेबिक भाषा में होने लगा, ठीक है। और जैसे नॉर्थ इंडिया में सिर्फ पहले संस्कृत या पाली प्राकृत बोली जाती थी, अब नॉर्थ इंडिया में अलग अलग भाषाएं बन गई, ठीक है। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए 1318 में अमीर खुसरो जो है ये कहते हैं कि भैया इंडिया में सिंधी भाषा है, लाहौरी भाषा है, कश्मीरी है, द्वार समुद्री है, कहां, सदर्न कर्नाटका में, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहां पे बोलते हैं। तो लैंग्वेज डाइवर्सिटी लेकिन बैरियर नहीं था, लेकिन ये कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी का एक और कारण हो गया, जिसकी वजह से जो लोग हैं पहले के टाइम पे, जो लोग थे एंशिएंट इंडिया में, वो किस तरीके से कंसोलिडेटेड थे, वो कंसोलिडेटेड थे अपने कल्चर को लेके। फिर जब मॉडर्न मतलब मिडावल इंडिया आया तो लोग भाषा के हिसाब से, धर्म के हिसाब से यूनाइटेड होने लगे कि भैया आप अलग धर्म के हैं, आप अलग रहेंगे, हम अलग धर्म के हैं तो हम अलग रहेंगे, वैष्णव अलग रहेंगे, शवाइत से अलग रहेंगे, ठीक है, इस्लाम अलग रहेंगे, मुस्लिम हिंदू अलग रहेंगे, मतलब बिहार ये हिंदी वाले बोलने वाले लोग अलग रहेंगे, मैथिली वाले लोग अलग रहेंगे, बंगाली बोलने वाले लोग अलग रहेंगे और मराठी बोलने वाले लोग अलग रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से और ज्यादा जो सोसाइटी है वो कॉम्प्लिकेटेड होने लगी। उसके बाद रिलीजियस डेवलपमेंट आया, हिंदुइज्म में भी आया, जैसे भक्ति मूवमेंट आया। भक्ति मूवमेंट से पहले जो हमने बताया था कि कैसे धर्म रिचुअल्स के अकॉर्डिंग था, वेदों के अकॉर्डिंग था, जो भगवान हैं उनको हम बॉस समझते थे, लेकिन अब जो है वो अपना पिता समझने लगे, अपना दोस्त समझने लगे, अपना प्रेमी समझने लगे, प्रेमिका समझने लगे, ठीक है। इस तरीके की चीजें यहाँ पे होने लगी। उसी तरीके से जैसे शिव जी के, विष्णु जी के बहुत सारे मंदिर बनने शुरू हो गए। देखो बहुत सारी हिस्ट्री में ना अलग अलग परसेप्शन है इस हिस्ट्री में, अब आई डोंट नो क्या है, बट बहुत सारी चीजें, मैं इस चीज को लेके उस तरीके से अग्री नहीं करता, बहुत सारी चीजें यहाँ पे। अब देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंपल्स होना शुरू हो गया। अब हमने देखा है कि जो गुप्ता पीरियड था, उस गुप्ता पीरियड में क्या हो रहा था, उस गुप्ता पीरियड में बहुत सारे, जैसे अभी हम भगवत गीता पढ़ते हैं, ये भगवत गीता गुप्ता पीरियड में ही बनाया गया था, ठीक है, मॉडर्न भगवत गीता। उसी तरीके से उस टाइम पे टेंपल का निर्माण गुप्ता पीरियड के बाद ज्यादा होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये उसी गुप्ता पीरियड के बाद की सिचुएशन है। संस्कृत टेक्स्ट का यूज होना शुरू हो गया और उसके बाद भक्ति मूवमेंट आया, पर्सनल डिवोशन बढ़ा, आस्था बढ़ा, जो भगवान के प्रति प्रेम बढ़ा, ठीक है। रिचुअल से ज्यादा प्रायोरिटी लोग पर्सनल डिवोशन को देने लगे, ठीक है। भजन लोग गाने लगे, ठीक है, जैसे कबीर, मीराबाई, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे आए। उसके बाद इस्लाम इंट्रोड्यूस भी हुआ। इस्लाम इंट्रोड्यूस, पहले तो इस्लामिक इन्वेडर्स आए थे, ठीक है, उसके बाद उनके साथ साथ सूफी सेंट्स भी आए थे। जैसे इस्लाम में उनको बोला जाता है कि एक सुप्रीम गॉड है, वन गॉड है, अल्लाह है, वो क्या करते हैं, वो इक्वालिटी ऑफ बिलीवर्स, ओके। तो ये फिर सूफीज आए। सूफीज जो है वो मतलब उनका जो ईश्वर है, अल्लाह है, उनके प्रति प्रेम को दिखाते थे, ठीक है, अलग अलग तरीके से। उसके बाद जो अराइवल हुआ इस्लाम का, उसमें ट्रेडर्स, माइग्रेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल था। हमने देखा है कि जो इस्लाम है वो इंडोनेशिया में फैल गया, जो इस्लाम है वो जावा सुमात्रा में फैल गया, वो जो है अफगानिस्तान में फैल गया, लेकिन इंडिया में नहीं फैला। कारण इसके पीछे क्या है कि जो वहां पे इस्लाम की जो पॉजिटिविटी थी वो दिखाई गई थी सूफीज के द्वारा, मर्चेंट्स के द्वारा। उनको बताया गया था कि देखो भैया इस्लाम में इस तरह की चीजें हैं जो उनको अट्रैक्ट करती थी, लोग फॉलो कर लेते थे। लेकिन इंडिया में ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाया। आज भी जो मतलब बहुत सारे लोग कन्वर्ट हुए, नो डाउट, लेकिन जो इस्लाम उस तरीके से नहीं फैल पाया जितना फैलना चाहिए। कारण यह है कि यहाँ पे जो लोग इस्लाम को फॉलो करवाने के लिए आए, उन्होंने सहारा लिया वायलेंस का, और इसीलिए कितना भी आप वायलेंस कर लो, लोग झुकने वाले इंडिया के लोग नहीं थे। अब देखिए इनके जो हैं वो एक भगवान में भरोसा करते हैं, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ बिलीवर्स, ठीक है, सारे जो बिलीवर्स हैं वो इक्वल हैं। उसके बाद इंटरनल डाइवर्सिटी भी थी कि जो शिया थे, अब
अल्लाह वाला जो डेफिनेशन है कि एक भगवान होते हैं, इन्होंने किन्होंने बताया? ये प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने बताया। तो ये जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, इन्होंने क्या किया, इनके मतलब जाने के बाद दो तरह की हो गई। एक लोग हो गए जो बोलते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद के जो ब्रदर इन लॉ हैं, ये देखो, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद क्या हो गए, लीडर हो गए इस्लामिक रिलीजन में, ठीक है। तो उसी तरीके से इनके बाद कौन लीडर बनेगा? तो दो तरह की ग्रुप आ गई। एक ग्रुप बोलती थी कि जो इनके ब्रदर इन लॉ हैं वो लीडर होने चाहिए। दूसरा ग्रुप बोलती थी कि भैया हम जो हैं वो लीनिएज के ऊपर में नहीं, हम जो हैं वो गुण के ऊपर में बनाएंगे। खलीफा आ गए, ठीक है, खलीफा यहां पे आ गए, ठीक है। तो ये जो ब्रदर इन लॉ को जो अपना सुप्रीम मानने लगी अल्लाह के बाद, वो शिया कम्युनिटी हो गई। उसके बाद सुन्नी कम्युनिटी खलीफा को मानने लगी। अब इसी खलीफा में स्टार्टिंग में लीनिएज को नहीं फॉलो की गई, लेकिन बाद में जाकर के ये भी जो है वो जन्म के आधार पे जो एक ही जनरेशन के जो लोग हैं वही रूल करने लगे, ठीक है। यहाँ पे ये है। फिर सूफी में भी अलग अलग तरह की यहाँ पे आइडियोलॉजी रही। जैसे हनाफी का अलग आइडियोलॉजी है, शफी का अलग नॉलेज है, यहाँ पे आइडियोलॉजी है। ये यहाँ पे सिचुएशन था। अब देखिए जो पूरा हिस्ट्री है, हम कैसे एनिशेंट, कैसे मिडावल, कैसे मॉडर्न बांटते हैं। तो जो पूरा हिस्ट्री है ना, वो एक ऐसा नहीं है कि कोई एक लीनियर टाइम है कि भैया जो टिकिंग क्लॉक्स है, मतलब कि भैया आज 12 बज रहा, आज एनिशेंट हो गया, 1 बज गया, मिडावल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या हो गया कि कैलेंडर चेंज होते हुए तो ऐसा नहीं किया जाता। ये कोई क्रोनोलॉजी नहीं है, ये सिविलाइजेशनल का इशू है। सिविलाइजेशनल का इशू क्या है? मतलब कि अगर कुछ टाइमलाइन के अकॉर्डिंग वहां की सोशल स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट थी। जैसे हमने देखा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जैसे स्टोन एज में हमने देखा है कि उस टाइम पे जो मेजॉरिटी थी वो स्टोन का यूज करती थी, तो उनका अलग कल्चर हो गया। हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखा कि मर्चेंट थी, बेक ब्रिक्स का यूज करती थी, जो अर्बन कल्चर था वो था। फिर हमने वैदिक सिविलाइजेशन में देखा कि कैसे वहां के लोग जो हैं वो फिर यज्ञ करने लगे, रिचुअल्स करने लगे, जो ब्राह्मण का वेद का नॉलेज बढ़ने लगा, तो वहां की कल्चर अलग थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन की कल्चर अलग थी। तो उसी तरीके से सोशल कल्चर्स होना चाहिए, इकोनॉमिक सिस्टम, कल्चर्स, बिलीफ पैटर्न्स के ऊपर अकॉर्डिंग हमने पूरा टाइमलाइन को समझने के अकॉर्डिंग बांट दिया, ताकि जो पूरा कॉम्प्लेक्सिटी है वो हम समझ पाए कि अलग अलग पीरियड जो है वो अलग तरह की जो फीचर रखता है। जैसे एनिशिएंट इंडिया का गवर्नेंस का फीचर अलग था, राजा महाराजा वाला था। फिर दिल्ली सल्तनत का अलग आ गया, ठीक है, चालीसा सिस्टम आ गया। फिर ब्रिटिश इंडिया के आने के बाद जो सिस्टम है वो अलग चेंज हो गया, टेक्नोलॉजिकली अलग था, रिलीजन वाइज भी अलग था, वेज ऑफ लिविंग में भी अलग यहाँ पे सिस्टम था। और इसी वजह से हमने पूरा फ्लो ऑफ हिस्ट्री को इस पैटर्न पे, इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से बांट दिया। जिसमें जो ब्रिटिशर्स आए उन्होंने क्या सोचा, जैसे हम लोगों ने इकोनॉमी के आधार पे, हमने सोसाइटल चेंजेस के आधार पे, ठीक है, हमने वहां के कल्चर्स के अकॉर्डिंग हमने बांटा, ठीक है, टाइमलाइन को बांटा, बहुत सारे लोगों ने बांटा। लेकिन ब्रिटिशर्स जो हैं वो डिवाइड एंड रूल खेलने के चक्कर में जो पूरी पीरियड है उनको 3 पीरियड में बांट देते हैं। एनिशिएंट इंडिया में राजा जो थे हिंदू थे, इसीलिए हिंदू पीरियड, उसके बाद मुस्लिम पीरियड, क्योंकि मुस्लिम जो लोग हैं उनका डोमिनेंस यहाँ पे बढ़ने लगा, और उसके बाद ब्रिटिश पीरियड बनने लगा। लेकिन इस ये जो डिवाइड है, डिवीजन में दिक्कत क्या आ गई कि इन्होंने इस चीज को पूरा सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। उन्होंने वहां की इकोनॉमी को मतलब कंसीडर नहीं किया, सोसाइटी को कंसीडर नहीं किया, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा था इसको कंसीडर नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ क्या कंसीडर किया कि जो रूलर्स थे उनका धर्म क्या था। अब एक बात सोचो कि जो औरंगजेब है, औरंगजेब क्या है? मुस्लिम रूलर है। लेकिन मुस्लिम रूलर, एक मिथ है कि अगर वो औरंगजेब है तो उसके जो भी लोग होंगे उनके सभा में, उनकी जो मंत्री मंडल होगी उसमें जनरली आप सोचोगे कि मुस्लिम ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। औरंगजेब के मंत्रिमंडल में जो मेजॉरिटी थी वो हिंदू थी। समझ में आया? तो इस तरीके से रिलीजन को एक पर्सपेक्टिव बना के इसको बांटने में दिक्कत यही आता है। अब जो हिस्टोरियन है वो कैसे प्रेफर करते हैं? वो अर्ली मिडाइवल पीरियड, लेटर मिडाइवल पीरियड, ठीक है, और मॉडर्न पीरियड कहते हैं और एनिशिएंट पीरियड कहते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी एडवांस हुई धीरे धीरे। एनिशिएंट टाइम पे जिस तरह की टेक्नोलॉजी थी, मिडाइवल टाइम पे थोड़ी बेटर हुई। मिडाइवल टाइम के बाद जो मॉडर्न टाइम्स हैं उनमें और ज्यादा बेटर हुई। उस टाइम पे जो गवर्नेंस सिस्टम थी वो मिडाइवल टाइम पे डिफरेंट थी, मिडाइवल टाइम के बाद मॉडर्न टाइम पे डिफरेंट हुई, तो इसीलिए हमने ऐसा बोला। अब ये पूरा खेल कहानी जो है वो खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब अगर आपको ये पूरा पीपीटी का, पूरा लेक्चर का पीपीटी चाहिए, अगेन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, सारा कुछ अपडेट मिलेगा। अगर आपको चाहिए तो आप अपने टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, और फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग मेरे भाई और मेरी बहनों।